3, 2, नमस्कार 1. नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 12th का एक नया लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे सारे के सारे PDF नोट्स उपलब्ध हैं। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ MCQs भी वहाँ पर उपलब्ध हैं और थ्योरी भी वहाँ पर उपलब्ध है। सारे के सारे PDF नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप या हमारे चैनल पर ज्वाइन कीजिए और सारे PDF नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसको आप करते हैं शुरू। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे चैनल का लोगो ऊपर दिया गया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये चैनल दिन ब दिन बेस्ट से बेस्ट करता जा रहा है और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देता जा रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम अब शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज का जो हमें देखना है वो ये है कि जो कार्य प्रणाली व एंजाइम, कार्य प्रणाली वो भी किसकी देखना है हमें? कार्य प्रणाली देखना है, एंजाइम की कार्य प्रणाली हमें देखना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? एंजाइम की देखेंगे कार्य प्रणाली, किस प्रकार से कार्य करता है एंजाइम। तो कार्य प्रणाली व एंजाइम, ये आज की हेडिंग है हमारी, कार्य प्रणाली व एंजाइम। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि सजीव कोशिकाओं में जैसे इकोलाई, सजीव कोशिका जैसे कि इकोलाई व प्रकृति हेतु उत्प्रेरक एंजाइमों के समूहों की आवश्यकता होती है। इनके लिए एक एंजाइम समूह की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मुख्य एंजाइम जो DNA पर निर्भर होते हैं, कुछ प्रमुख एंजाइम होते हैं जो किस पर होते हैं? DNA पर निर्भर होते हैं। वह DNA पॉलीमरेज है। क्या है वो? DNA पॉलीमरेज। जैसे कि हमने बता दिया है, ये जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही सरल होता है, लेकिन ये जेनेटिक्स जितना ही सरल होता है इससे क्वेश्चन उतना ही कठिन आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन उतने ही कठिन आते हैं, इससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप इनको सिर्फ देख लीजिए, बाकी इसमें ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं, जो हम पिछले लेक्चरों में या फिर पिछले अध्याय में करते आए हैं वो इससे ज़्यादा आते हैं। इससे कुछ कार्य प्रणाली आती हैं, जैसे प्रतिकृतिकरण आ गया, ट्रांसक्रिप्शन आ गया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, अनुवादन जिसे कहते हैं, स्थानांतरण, ये इसी से यही आते हैं। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं हम लैक ऑपरॉन। जो लैक ऑपरॉन होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लैक ऑपरॉन, जो लैक ऑपरॉन है उसको भी देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन नीट में आता है, एक क्वेश्चन इसमें नीट में आता है और बोर्ड में तो ये आते ही आते हैं। लैक ऑपरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लैक ऑपरॉन को जरूर से देखें। तो इसमें क्या आएगा? अब आ जाती है, यह DNA टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियन के बहुलन को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी होता है। यह एंजाइम कैसा होता है? काफ़ी प्रभावी होता है, क्योंकि बहुत ही कम समय अवधि में की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्सों के जो बहुलन को उत्प्रेरित करता है। यानी न्यूक्लियोटाइडों की जो श्रृंखला होती है या एक से
उनका बहुत जल्दी से ये उनका गुणन कर देता है। कौन कर देता है? डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत ही क्रियाशील होता है, ये बहुत ही जल्दी न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला या संख्या को बहुत जल्दी से बढ़ा देता है। ठीक है, तो कल्पना करो कि इकोलाई, जो इकोलाई है इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है, जो फिफ्थ एंड सिरे से, फिफ्थ एंड जो सिरा होता है डीएनए का, या हम बताएं ये फिफ्थ एंड सिरा होता है, यहाँ से ये शुरू होता है ट्रांसलेशन, यानी किसकी ट्रांसलेशन की, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जाता है। अब जहाँ पर जाता है ये एक वे में चला जाता है, लेकिन जब इसका प्रतिकृतिकरण होता है तो ये कट कट आकर यानी रुक रुक कर ये इसका ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, जब ये तो हो गया हमारा कौन सा कोडिंग रज्जुक, और ये वाला होता है टेम्पलेट रज्जुक। जब कोडिंग रज्जुक से टेम्पलेट रज्जुक पर डीएनए आता है तो वहां क्या आता है, कट 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 कर आता है, यानी थोड़ा रुक रुक कर आगे बढ़ता है। इस टाइप से वहां पर आगे डीएनए आता है, उसका उस प्रकार से क्या होता है, वहां क्रियाविधि होती है। अब हम देखते हैं इसमें कि 4.6 इंटू 10⁴ क्षार युग्म मिलते हैं। इसकी तुलना मतलब है कि द्विगुणित संख्या यानी 6.6 इंटू 9 लिखा है, क्या लिखा है, 9 क्षार युग्म की होती है। तो जिसमें प्रतिकृतिकरण प्रक्रियाओं के पूर्ण होने से जो 38 मिनट लगते हैं, इसकी क्रिया को पूर्ण होने में सिर्फ कितना टाइम लगता है, सिर्फ और सिर्फ जो टाइम लगता है वो 38 मिनट का इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, 38 मिनट में क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब इसमें क्या आएगा, इसका मतलब यह है कि बहुलीकरण की दर होती है औसतन 2000 क्षार युग्मन प्रति सेकंड होती है, यानी जो 2000 क्षार होते हैं, जो 2000 क्षारों का युग्मन होता है वो 1 सेकंड में होता है, यानी 1 सेकंड में 2000 क्षार युग्मों का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। ठीक है, ये हो गया। बल्कि अधिक शुद्धताओं की अधिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरित करते हैं। इसको आप सिर्फ एक बार क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसमें कुछ नहीं है। अतः डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसकी अतिरिक्त स्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलीकरण अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है? जहां भी ऊर्जा प्रदान का बात आता है वहां एटीपी का नाम आ जाता है। जो एटीपी होता है वही हर जगह ऊर्जा को प्रदान करता है। कौन करता है? एटीपी, एडोनीसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये क्रियाविधि है इसकी। तो अब इसको हम पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। क्या आएगा? अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृतिकरण प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम आवश्यकता होती है। यानी डीएनए पॉलीमरेज के साथ प्रतिकृतिकरण करने के लिए और अन्य एंजाइमों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी डीएनए पॉलीमरेज अकेला कभी प्रतिकृतिकरण नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो तब लंबे डीएनए अणुओं के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक नहीं होते, क्योंकि इसके सिरे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकृतिकरण हेतु डीएनए कुंडली छोटे छोटे भागों में खुलते हैं, जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। वो जो पहले हमने बोला था रुक रुक कर चलता है डीएनए, तो उन जो छोटे छोटे खंडों में आगे बढ़ता है, उन्हीं छोटे छोटे खंडों को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकृत द्विशाख। प्रतिकृत द्विशाख ये जो होते हैं, जो ये होते हैं प्रतिकृति द्विशाख। ये प्रतिकृति द्विशाख होती है जो खंडों में चलता है डीएनए टेम्पलेट रज्जुक पर, उसी को हम बोलते हैं प्रतिकृति द्विशाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रतिकृति द्विशाख। ठीक है, अब डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में, यानी जो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज का बहुलकन होता है वो सिर्फ एक दिशा में होता है। वो दिशा होती है फिफ्थ एंड से थर्ड एंड सिरे की ओर। यानी जो कोडिंग एज होता है उसकी दिशा होती है फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की ओर।
और जो टेम्पलेट रज्जुक होता है उसकी दिशा होती है वो विपरीत होती है, वो थर्ड एंड से फिफ्थ एंड की ओर होती है। इसको आप याद रखें। तो यह प्रतिकृत द्विसाक पर कुछ जटिलता पैदा करती है, फलस्वरूप उसकी जो दिशा हो जाती है वो क्या हो जाती है, थर्ड एंड से फिफ्थ एंड की ओर। हमने बता दिया ध्रुवता इस प्रकार से उसकी हो जाती है। लड़ी का प्रतिकृतिकरण सतत होता रहता है, जबकि दूसरी लड़ी थर्ड एंड से फिफ्थ एंड ध्रुवता वाले टेम्पलेट के असतत होती है। मतलब जो पहली होती है वो सतत चलती है, यानी एक लाइन से चलती रहती है, एक क्रम में चलती रहती है, वो उसमें कहीं भी उस क्या होता है वो साकित नहीं होती है, कहीं भी उसमें कॉमा नहीं होता है, कहीं भी वह रुकती नहीं है, वो एक ही अपनी गति से चलती रहती है। लेकिन जो टेम्परेट रज्जुक पर होती है वहां पर क्या हो जाता है, उसका गति में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है और वह रुक रुक कर चलती है, तब वो असतत चलती है, वो सतत क्रम में नहीं चलती है, वहां पर क्या चलती है वो असतत चलती है। ठीक है, तो तत्पश्चात यह असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। जो डीएनए लाइगेज होता है वो खंडों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि डीएनए लाइगेज होता है वो जोड़ता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृत प्रक्रम में शुरुआत नहीं करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो स्वयं डीएनए प्रतिकृतिकरण की शुरुआत नहीं करता है। प्रतिकृतिकरण डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृतिकृत क्रमहीन प्रारंभ नहीं होता है। इकोलाई के डीएनए के जो कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृतिकरण की शुरुआत होती है, इन जगहों को प्रतिकृतिकरण का स्थल कहते हैं। जहां से भी प्रतिकृतिकरण की शुरुआत होती है उसको प्रतिकृतिकृत स्थल कहते हैं। वो क्या होता है, प्रतिकृतिकृत स्थल होता है जहां पर से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब जिसमें संवहन की आवश्यकता होती है तो संवहन से प्रतिकृतिकृत को शुरुआत होती है। मूल की प्रकृति एवं इसकी जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में अब विस्तृत रूप से उच्च जो कक्षाएं हैं उनमें देखेंगे। बीएससी हुई या और इसकी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की जो होती है डीएनए वाली, उसमें आप इसको देखेंगे। तो प्रतिकृतिकरण के बारे में अभी विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है। सभी ससीम केंद्र की या सुकेंद्र की में डीएनए की प्रतिकृतिकृत कोशिकाओं में चक्र में एस प्रवस्थाओं में होती है। मतलब जो कोशिका चक्र की जो एस प्रवस्था होती है, क्लास 11th में देखा होगा, कोशिका चक्र की जो एस प्रवस्था होती है उसी में डीएनए प्रतिकृतिकृत होता है। ठीक है, उसी में क्या होता है, डीएनए प्रतिकृति होता है। अगर आपने हमारे लेक्चर इसको सही से समझना है तो हमारे क्लास 11th का जो 10 चैप्टर का वॉल्यूम है उनको देख लीजिए, उसमें ये सब हमने बताया है। ठीक है, तो डीएनए की प्रतिकृतिकरण व कोशिका विभाजन चक्र काफी संभावित ढंग से होती है। ठीक है, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण बंद कोशिका विभाजन न होने का कारण बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडी जिसे बोलते हैं, पॉलीप्लाइडी की स्थिति हो सकती है। इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है, पॉलीप्लाइडी जो होती है वो इसका कारण हो सकती है। तो गुणसूत्री समानता उत्पन्न होती है। इन में से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में हम पढ़ेंगे, उनको आप देख लीजिए। अब देखिए क्या आएगा इसमें, जो अनुलेखन होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट होता है अनुलेखन। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले जो आया था प्रतिकृतिकरण, बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, उसकी क्रियाविधि और उसका वो क्रियाविधि से क्वेश्चन बनते हैं नीट में, लेकिन उसकी जो परिभाषा होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बोर्ड में भी बनते हैं। ठीक है, अब अनुलेखन हुआ, अनुलेखन भी बहुत इंपोर्टेंट होता है। और इसके बाद जो आता है अनुवादन, अनुलेखन के बाद अनुवादन यानी स्थानांतरण जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, आप इन सभी को देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो इसमें आएगा अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। जो अनुलेखन होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या आएगा कि डीएनए की एक रज्जुक से अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुलेखन कहते हैं। यानी डीएनए की एक रज्जुक
में डीएनए का जो एक रज्जुक होता है, एक रज्जुक से अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनको आरएनए में प्रतिकृतिकृत या प्रतिकृतिकरण करना ही अनुलेखन कहलाता है। यानी डीएनए की सूचनाओं का आरएनए का यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना ही प्रतिकृतिकरण कहलाता है। आप इसको इस टाइप से याद रख लीजिए, डीएनए से एमआरएनए का बनना प्रतिकृतिकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रतिकृतिकरण कहलाता है। इसको आप याद रखें। अब इसमें आगे देखेंगे तो अनुलेखन कहते हैं इसको किसको? कि डीएनए की एक रज्जुक की अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिकृतिकरण करने की प्रक्रियाओं को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ पर पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम नियंत्रण करता है। जो पूरकता का सिद्धांत होता है वो इसको नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन थाइमीन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्म बनता है, क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए में बदलता है। इस कारण से वह थाइमीन की जगह क्या जाता है? यूरेसिल आ जाता है, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, यद्यपि प्रतिकृतिकरण प्रक्रम में विपरीत किसी जीव की कुछ डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। ये उसका क्या ले लेता है? रूप ले लेता है। ये अलग बात है। इसको सिर्फ अब हमको इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो इतना ही था। इसके बाद हमको जो है सबको सिर्फ पढ़ के रखना है, और इसमें कुछ ज्यादा इससे आता नहीं है क्वेश्चन। 4 नंबर का 4 मार्क्स का इससे क्वेश्चन बनता है, और कोई ज्यादा बड़ा इसका क्या नहीं बनता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो अनुवांशिक कूट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अनुवांशिक जो कूट होते हैं उनको भी देखें। ठीक है, चलिए अनुवांशिक कूट के जो होते हैं आप उनको भी देखें। चलो अब अनुवांशिक कूट, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि डीएनए जो डीएनए होता है, क्या हैगा? जो डीएनए के अनुलेखन इकाई के मुख्य 3 भाग होते हैं। अब हम अनुलेखन की देखेंगे क्रियाविधि। इसी में तो आता है लैक ऑपरेन। लैक ऑपरेन डीएनए जो अनुलेखन की क्रियाविधि होती है उसमें लैक ऑपरेन आता है। क्या आता है उसमें? लैक ऑपरेन उसमें आता ही आता है। अब हमको सबसे पहले इसमें इस अनुलेखन के जो प्रमुख 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमको उनके बारे में देखना है। अनुवांशिक के जो 3 भाग होते हैं उनमें पहला होता है वो होता है उन्नायक, जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर का अर्थ होता है वो किसी चीज को प्रमोट करता है, किसी चीज को आगे बढ़ाता है, यानी किसी चीज को वो प्रमोट करता है यानी बढ़ाता है, प्रमोटर। ठीक है, अब दूसरा आता है संरचनात्मक जीन। कौन सा आता है? संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चर यानी वो उसकी संरचना, यानी कि उसका स्ट्रक्चर। जैसे इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, तो इसी टाइप का क्या हैगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। यानी पूरे का पूरा उसका जो आकार है, उसका जो बेस है उसको बनाता है। उसको कौन बनाता है? उसको बनाता है संरचनात्मक जीन। किसके? डीएनए के आकार को बनाता है। ठीक है, अब इसमें आखिरी जो आता है वो होता है टर्मिनेटर, या फिर जिसे बोलते हैं समापक। समापक यानी कि वो उस क्रिया को क्या करता है? समाप्त कर देता है, उसे बोलते हैं हम समापक। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी क्रियाविधि का, तो बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कीजिए, हमारे नीचे आ रही है। आगे चलते हैं अनुलेखन इकाई। अनुलेखन जो इकाई होती है उसकी संरचनात्मक जीन डीएनए की द्विरुज्जकों की का भी होता है। अब इसमें जो संरचनात्मक जीन होता है वह भी 3 प्रकार का होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि रज्जुकीय विपरीत ध्रुवत्व को ओर होते हैं डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डीएनए निर्भर आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वह ही अनुलेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, यानी वही अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। यानी अनुलेखन में एक आवश्यकता होती है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता किसमें होती है, अनुलेखन में इसकी आवश्यकता होती है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज की। अब हम आगे चलते हैं कि अनुलेखन इकाई में जो संरचनात्मक या तो कहते अब आ जाता है जो पॉलीमरेज होता है बहुलकन केवल एक दिशीय यानी फिफ्थ एंड से थर्ड एंड, या जो फिफ्थ एंड से रहा होता है यानी जो इसका कोडिंग रज्जुक होता है ये सिर्फ कोडिंग करता है यानी फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की ओर उसको भेजता है डीएनए को और उत्प्रेरित करता है रज्जुक जिसे में ध्रुवता यानी थर्ड एंड से जो रज्जुक कोडिंग टेम्पलेट रज्जुक होता है उसकी ध्रुवता फिफ्थ एंड से थर्ड एंड से फिफ्थ एंड की ओर होती है, ये तो हमने बता दिया था। तो दूसरी लड़ी मतलब इसमें वही डेफिनेशन बताया जा रहा है कि किस प्रकार से किस बॉन्ड की कैसी वो संरचना मतलब उसकी ध्रुवता होगी, कौन सा किस ध्रुव में आगे बढ़ेगा वो हमको सब इसमें बताना था। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, अब इसमें कूट रज्जु कहलाता है मतलब कि जो अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है यह रज्जुक जो किसी भी स्रोत के लिए कूट लेखन का कार्य करता है कूट लेखन रज्जुक कहलाता है, कूट लेखन रज्जुक कहलाता है। ठीक है, तो सभी उपर्युक्त बिंदुओं का इकाई में वर्णन किया गया है, उनको आप आगे देख लीजिए। अब इसमें जो थर्ड एंड के लिए जो होंगे वो रज्जुक क्या होंगे, ये बुक जो है हमने ट्रांसलेट की और ट्रांसलेट करके स्कैन की है, इसलिए इसमें जो अंग्रेजी वर्ड होने चाहिए थे यानी एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट की है, इस कारण से इसमें जो अंग्रेजी वर्ड होने चाहिए थे वहां भी इन्होंने क्या कर दिया, हिंदी उसको ट्रांसलेट कर दिया। अब इसमें ये अंग्रेजी में होना था ATG, ATG क्या होना था, ATG। ATG का मतलब क्या है, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन ये प्यूरिन व पिरामिडीन है। तो इनका जो बेस होती है यानी क्षारक को अमीनो अम्ल जो अम्लों यानी प्रोटीन के जो तीन तीन बेस चलते हैं उनको देख रहा है इसमें। तो क्या हुआ जैसे ATG, ATG, CAT, CAT, C, ठीक है, CAT यानी ये इस प्रकार से चल रहे थे। कौन से रज्जुक में चल रहे थे, ये टेम्पलेट रज्जुक में। तो कूट लेखन जब रज्जुक स्टार्ट होता है तो क्या होता है, इसमें कूट लेखन रज्जुक में क्या होता है वो देख लीजिए आप। जो ये चल रहा था अपना टेम्पलेट रज्जुक, अब यहां से चलेगा जो कूट लेखन रज्जुक, उसमें क्या होगा जो TAC यानी TAC एडेनिन की जगह पर थाइमीन आ गया और थाइमीन की जगह पर एडेनिन आ गया, साइटोसिन की जगह पर गुआनिन आ गया। इस टाइप से ये रज्जुक आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम आगे विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। कहां देखेंगे, अगले जो है हमारा इस पे। अब ये किस प्रकार से कार्य करता है अभी तो हम वही देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो उन्नायक समापक तथा उन्नायक है समापक है तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाइयों में बनाती है। संरचनात्मक जीन के फिफ्थ एंड किनारे पर इसका संदर्भ में अनुलेखन रज्जुकों के ध्रुवत्व संबंध में ये सब किया गया है। अब जिसमें से जो आरएनए होता है पॉलीमरेज जुड़ा होता है अनुलेखन इकाई में उन्नायक, इसको आप जूम में देखिए। थोड़ा इंतजार।
और अब हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ये थर्ड एंड से चल रहा है फिफ्थ एंड की ओर, तो ये कौन सा सिरा है, कौन सा रज्जुक है ये बताइए। टेम्पलेट, टेम्पलेट रज्जुक है, यानी विपरीत क्रम में चल रहा है तब ये टेम्पलेट रज्जुक है, और फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की ओर चल रहा है ये कोडिंग रज्जुक है। सॉरी, ये कौन सा है, ये है कोडिंग रज्जुक। ये कौन सा रज्जुक है, कोडिंग रज्जुक, और ये है टेम्पलेट रज्जुक। कौन सा रज्जुक है, टेम्पलेट रज्जुक है ये, टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक। अब जो कोडिंग रज्जुक है इनमें हमको ये बताना है कि किसकी संरचना कैसी होती है, यानी कहां पर कौन स्थित होता है। उन्नायक है, प्रमोटर यहां पर होता है, जो इसको प्रमोट करता है वो किस दोनों में होता है, आगे की तरफ। अब संरचनात्मक जीन यहां पर होता है, और टेम्पलेट रज्जु ये होता है, और कोडिंग रज्जु ये होता है, और एक जो समापक होता है वो इसके आखिरी में होता है। तो इस आधार पर हम अभी आगे इसका पूरा का पूरा जो है वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका हम वर्णन करने वाले हैं। अनुलेखन इकाई व जीन, अब हमको देखना है अनुवांशिक इकाई व जीन। अनुवांशिक इकाई क्या होती है और जीन क्या होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। बहुत ही डिफिकल्ट ये चैप्टर होता है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे जो जीन वंशागति की क्रिया इकाई होती है, जीन क्या होती है, वंशागति की जो क्रियात्मक इकाई होती है वह जीन ही होता है, जिसे मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल के जो कारक थे उन्हीं को हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होते हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीन है जो जीन जो है डीएनए पर ही स्थित होते हैं। जीन को डीएनए के अनुक्रम शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। डीएनए जो टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम आंतरण के लिए कार्य करते हैं, उससे भी परिभाषित किया है। परिभाषा के अनुसार जो समापर यानी सिस्ट्रॉन, ये सिस्ट्रॉन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन डीएनए का वह खंड होता है, इसको आप याद रखिए। यहां से सिस्ट्रॉन डीएनए का वह खंड होता है जहां पर पॉलीपेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। सिस्ट्रॉन डीएनए का वह खंड होता है जो डीएनए का कूट लेखन करता है। कूट लेखन करता है वो कौन होता है, सिस्ट्रॉन होता है। डीएनए का कूट लेखन कौन करता है, याद रखिए इस बात को, वो सिस्ट्रॉन होता है जो डीएनए का कूट लेखन करता है। ठीक है, अब या इसे पॉलीसिस्ट्रॉन। ठीक है, अब अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन यानी मोनोसिस्ट्रॉनिक, यदि एक सिस्ट्रॉन है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा, और यदि वह अधिक सिस्ट्रॉन है एक से तो वह पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, जीवाणुओं में 80 केंद्र की हो सकता है। अब सुकेंद्रकीयों में जो मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचना या जीन मिलती है जिसमें अंतरापिक कूट लेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। सुकेंद्रकीयों में जीन विखंडित होते हैं। कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्ति अनुक्रमों को व्यक्तिक या एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन भी बड़े काम की चीज होती है। इनमें से हर साल एक है ना, एक इस स्लाइड से एक क्वेश्चन नीड में बनता है, आप उसको देख लीजिए। इसमें या सिस्ट्रॉन का बनेगा या एक्सॉन का बनेगा। इस किसको सिस्ट्रॉन कहते हैं, किसको एक्सॉन कहते हैं, किसको इंट्रॉन कहते हैं, ये आपको याद रखना जरूरी बनता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भी अनुक्रम होते हैं जो परिपक्व या संबंधित आरएनए में मिलते हैं। संसाधित आरएनए में या परिपक्व आरएनए में मिलती है, वो क्या होती हैं, वो होती है एक्सॉन। अब आ जाते हैं अपन इंट्रॉन द्वारा अंतरापित होती हैं, जो
एक्सॉन होती है वो इंट्रॉन द्वारा अंतररोपित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतररोपित होते हैं। जो एक्सॉन होते हैं वो इंट्रॉन द्वारा अंतररोपित होते हैं, उसको हम इंट्रॉन कहते हैं। यदि एक्सॉन अंतररोपित होता है तब उसे हम क्या कह देते हैं? इंट्रॉन कह देते हैं। ठीक है, तो जो इंट्रॉन या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं होता है। डीएनए खंड के अर्थ में अंतरोपित जीन व्यवस्था जीन के परिभाषा को जटिल बना देती है। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन में उन्नायक व नियामक अनुक्रमों को द्वारा प्रभावित होती है। चूंकि कभी कभी ये नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं, इसे के बावजूद भी अनुक्रम किसी आरएनए व प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं। ये क्रिया जब हो जाती है तो वो किसी आरएनए या डीएनए का क्या करते हैं? अनुलेखन नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। अब इसमें हम आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं आरएनए के प्रकार। तो आरएनए के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरआरएनए। ठीक है, वो होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, उनको हम देखेंगे। अब आरएनए को, इसको सिर्फ आरएनए वर्ड होता है, उसको सिर्फ हमको देखना ही है और इसमें कुछ नहीं करना है। इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं वैसे तो कभी, लेकिन फिर भी देखेंगे हम इसको। जीवाणुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। दूत आरएनए यानी आरआरएनए, जिसे मैसेंजर आरआरएनए। अब आ जाता है अंतरण आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए होता है। ये सभी 3 प्रकार के आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। ये एमआरएनए है जो टेम्पलेट प्रदान करता है। ये तो हमने पहले देख लिया था कि एमआरएनए जो है टेम्पलेट प्रदान करता है। ठीक है, टेम्पलेट जो कौन होता है? एमआरएनए होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो टीआरएनए एमिनो अम्लों को लाने व अनुवांशिक कूट को पढ़ने के काम आता है। जो टीआरएनए होता है वो अनुवांशिक कूट को पढ़ने के काम आता है। तो जो अनुवांशिक कूट को पढ़ने के काम आता है वह कौन सा आरएनए होता है? क्वेश्चन बनता है। तब अनुवांशिक कूट को पढ़ने के काम आने वाला आरएनए टीआरएनए होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब आ जाते हैं टीआरएनए अमीनो अम्लों के लाने में अनुवांशिक कूट को पढ़ने के काम आता है और आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? आरआरएनए होता है, वो राइबोसोमल आरआरएनए यानी कि इसे हम आरआरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, अब आता है पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए में अनुलेखन संबंध उपयोग करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत यानी प्रारंभन करता है। यह फास्फेट की प्रक्रिया के रूप में प्रयोग कर पूरकता से निम्न अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। ठीक है, अब इसको हमको देखना है। अब हमको कहां से देखना है कि यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि जो आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों या प्रारंभन, दीर्घकरण व समापन को उत्प्रेरित करता है। प्रारंभन यानी प्रारंभ करना, दीर्घकरण यानी उसको वृद्धि करना और समापन उसको समाप्त कर देना, ये तीनों होते हैं तो को उत्प्रेरित करता है। केवल जो आरएनए पॉलीमरेज की दीर्घकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने, जो उत्प्रेरित है उसको उत्प्रेरित करने में सक्षम होता है। यह स्थायी रूप से प्रारंभन कारक व समापक कारक में जुड़ जाता है। प्रारंभन कारक यानी जो प्रारंभ करता है, समापक कारक यानी जो समाप्त कर देता है उसकी क्रिया को, से जुड़ जाता है। तो अनुलेखन को शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टताओं में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे उसके प्रारंभ का समापन हो जाता है। इस सारी क्रिया को हम लैक ऑफ रोड में पढ़ेंगे, वहीं पर समापन देखेंगे, वहीं पर प्रारंभन देखेंगे। वैसे तो इस प्रकार से क्रिया होती है। जो आरएनए की प्रारंभन, ऊपर वाला स्ट्रक्चर प्रारंभन का है, बीच वाला दीर्घकरण का है और नीचे वाला समापन का है। देखिए यहां से ये इसका क्या हो रहा है, यह इससे देखते हैं।
देखिए यहाँ से इसका क्या हो रहा है, प्रारंभन हो रहा है, तो इसमें उन्नायक यहाँ पर है। अब इसमें जो आरएनए है वो यहाँ से प्रारंभन कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ये चलता चलता यहाँ तक आ जाता है। अब जब हम इसके दीर्घकरण में पहुंचते हैं तब हम आरएनए को देखते हैं, सॉरी, जब हम आरएनए को देखते हैं तो आरएनए बीच में पहुंच जाता है, यानी दीर्घकरण बीच की अवस्था होती है, इसमें आरएनए बीच में होता है और बहुत बड़ी अवस्था यानी वृद्धि की अवस्था में वो होता है, वृद्धि अवस्था में वह कैसा होता है। अब हम आ जाते हैं समापक पर, तो समापक पर आरएनए जो है ये खंड आखिरी में पहुंच जाता है जहां पर जाकर उसका समापन हो जाता है, ठीक है। ये होता है, कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं है, ये सिर्फ इसको देखना बनता है एक नजर। ये हमारे एनसीईआरटी में जुड़ा है इसलिए इसको देखना नजर बनता है, हमारा फर्ज बनता है। अब देखेंगे हम कि केंद्रक अंगकों को मिलने वाले पॉलीमरेज में अतिरिक्त कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। इनके कार्यों को स्पष्ट विभाजन यानी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी जो आरएनए होता है वो 28S प्रकार का आरएनए, ठीक है, और 18S प्रकार का 5.8 यानी 5.8 प्रकार का आरएनए वह होता है, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। अब हम देखें तो जबकि जो आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो अंतरण आरएनए यानी टी आरएनए यानी जो होता है में 5S प्रकार का आरएनए होता है और 5SR आरएनए व इसमें आरएनए यानी SN आरएनए इनका भी यूज होता है। इन आरएनओ का इनका अधिकतर उत्परिवर्तन में ये कार्य आने वाले यानी काम आने वाले आरएनए होते हैं, ठीक है। विषमांगी केंद्र की आरएनए होते हैं। HNRNA ये तो उत्प्रेरण में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उत्परिवर्तन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी ये कोशिकाओं को उत्परिवर्तित कर देता है, आप इसको याद रखिए। अब आता है दूसरी जटिलता वह होती है इसमें प्रारंभिक अनुलेखन में जो व्यतिरेक व्यक्ति के होता है वो अधव्यतिरिक यानी जो एक्सोन होता है वो इंट्रॉन दोनों को मिलते हैं और वह अक्रिय असक्रिय होते हैं, चूंकि यह एक प्रक्रिया से गुजरता है जिसके संबंधन यानी स्प्लाइसिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया होती है जिसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। इस पर क्वेश्चन इसी वर्ष यानी वर्ष 2020 में नीट में क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, इस पर आया था स्प्लाइसिंग पर। अब आ जाते हैं आगे चलते हैं तो क्या होता कहते हैं जिसमें जो इस क्रिया को आप याद रखें स्प्लाइसिंग कहते हैं, इस खा पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अधव्यतिरिक अलग हो जाते हैं व व्यतिरिक एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे HNRNA के दो एक असाधारण व न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं HNRNA के फिफ्थ एंड सेरेसी यानी पुच्छन के जो पुच्छन होती है यानी पूंछ होती है उसके की एक एडेनिन से 200 या 300 स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से क्रिया होती है, आप इसको देख ले सकते हैं। ये हमने बताया बहुत इंपोर्टेंट नहीं होती है इसलिए हम इसको स्किप करते चलेंगे। और अब जो इसमें इंपोर्टेंट जो है वो हैगा अनुवांशिक कूट, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है अनुवांशिक कूट, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अनुवांशिक कूट, तो अनुवांशिक कूट में क्या आएगा, प्रतिकृति या अनुलेखन के दौरान न्यूक्लियन अम्ल के दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। इस प्रक्रम में पूरकता के अक्षर पर समझना आसान होता है। स्थानांतरण की प्रक्रियाओं में अनुवांशिक सूचना जो होती है वो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलकन को एमिनो अम्लों के बहुलकन के अंतर स्थानांतरण एमिनो अम्लों के न्यूक्लियोटाइड्सों में ना तो कोई पूरकता मिलती है और ना ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में कोई सोच सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं में परिवर्तन से प्रोटीन के एमिनो अम्लों में भी परिवर्तन हो जाता है। इस विचार का समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है कि अनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करता है, यानी कौन सा एमिनो अम्ल कौन सा है उसके अनुक्रम को वो क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है अनुवांशिक कूट, तो अनुवांशिक कूट की जो विशेषताएं होती है बहुत इंपोर्टेंट होती है, वो 4 मार्क्स में आती हैं अधिकतर, इससे यही क्वेश्चन अधिकतर आया, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन के अनुवांशिक कूट की विशेषताएं लिखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
उसको हमको देखना है। तो अब हम आगे देखते हैं कि डीएनए की संरचना व अनुवांशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था उसकी ज्यादा अनुवांशिक कूट का अर्थ निकालना प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था, यानी बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। किसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो अनुवांशिक कूट थे उनको कितना रखा गया था, 4 रखा गया था, फिर 16, फिर 64, इस प्रकार से इनको आगे बढ़ाया गया था। वो हम आगे देखेंगे। उसी ज्यादा अनुवांशिक कूट अर्थ निकालना वास्तव में चुनौतीपूर्ण था। देखो सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक यानी भौतिकविद, कार्बनिक रसायनिकविद, जैव रासायनिकविद, अनुवांशिकविद के सहयोग की आवश्यकता थी। उनके ही सहयोग से इसको क्या किया गया था, जो जॉर्ज गैमो नाम के एक वैज्ञानिक भौतिकविद थे, उन्होंने अनुवांशिक कूट थे उनकी गणना की थी। उन्होंने अनुवांशिक कूट था उसकी खोज की थी कि जो अनुवांशिक कूट होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। ये कितने अनुवांशिक कूट होना चाहिए, कितने कोडक रज्जु होने चाहिए, कितने कोड होने चाहिए जो सभी अमीनो अम्लों को कोड कर सके, सभी अमीनो अम्लों को कोड कर सके, कितने रज्जु होने चाहिए। इसकी जो पहली व्याख्या थी वो जॉर्ज गैमो ने की थी। किसने की थी, जॉर्ज गैमो ने। तो अनुवांशिक कूट का जहां भी नाम आ जाता है वहां पर नाम आता है किस वैज्ञानिक का, भौतिकविद थे, वो थे जॉर्ज गैमो, ठीक है, उनका नाम आ जाता है, आप इसको याद रख लीजिए। अब हम अतः कूट के निर्माण के क्षारों का समूहन बनाता है। इसके विचार था कि सभी जो 20 अमीनो अम्ल होती है, आप जानते होंगे 20 अमीनो अम्ल होती है मानव शरीर में, के कूट हेतु कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्सों के बने होते हैं। यह एक बहुत ही ठोस विचार था जिसमें जो 4 था उसमें कितने अमीनो अम्ल लिए जाएं, यानी 4 × 4 × 4 के प्रति उत्परिवर्तन समुच्चय में 64 कोड का निर्माण हुआ। उससे बने वाले कोड आवश्यकता से अधिक थे, यानी 64 जो थे वो आवश्यकता से अधिक थे। कैसे थे, तो प्रयुक्त कोडोन में त्रिक होते हैं, यानी उनको 3-3 करके एक कोडोन, यानी एक अमीनो अम्ल को 3 अमीनो अम्ल, एक जो कोड है वो 3-3 के पेयर में थे, यानी 3-3 का पेयर उनका जोड़ा था, उसमें वो अमीनो अम्ल थे, ठीक है। आप इसको देखें, अब ये 3-3 अमीनो अम्ल थे तो उसका समुच्चय था। तो आरएनए अणुओं के जो संश्लेषण में रासायनिक विधि का विकास किया गया वो प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल नीटनवेर वर्ग जो थे उन्होंने कोशिका स्वतंत्र कूट का अर्थ निकाला में काफी सहयोग रही। और जो सैब बेटी ओकोआकी जो एंजाइम थे, ठीक है, उनमें आरएनए के स्वतंत्र रूप से आरएनए का एंजाइम संश्लेषण व टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ, जो निश्चित अनुक्रम थे उस अनुक्रमों के साथ बहुलकन होने में सहायता प्रदान की। अब आता अंत में अनुवांशिक कूट का चेकर बोर्ड यानी जो पनेट आरेख यानी पनेट वर्ग था, उन्होंने भी इसमें कुछ उसके बारे में कुछ बताया था। तो क्या बताया था पनेट वर्ग में, आप उसको भी देखिए। तो सबसे पहले इसमें था जो प्रकूट त्रिक होती है। प्रकूट कैसे होती है, त्रिक होती है, इसकी विशेषताएं होती है। जो अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं कैसी होती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या चैनल पर जाकर उनको ज्वाइन कीजिए और वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या आएगा, जो अनुवांशिक जो विशेषता है इसकी क्या है। सबसे पहली है जो प्रकूट होता है वो त्रिक होता है, यानी वो 3-3 होती है, 3-3 के पेयर में चलता है, त्रिक होता है, ठीक है। तो 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेकर करते हैं, व 3 प्रकूट कूट लेकर नहीं करते हैं। अब इसमें 3 जो होते हैं वो कूट लेकर नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो समापन कोडन होते हैं। इसका कारण है कि वह रोध प्रकूट के रूप में कार्य करते हैं। रोध यानी कि वो समाप्त कर देती है कोडिंग की प्रक्रिया को, ठीक है। अब दूसरा जाता है, चलिए इसका यूज कर लेते थोड़ा सा। दूसरा आ जाता है एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से वह असंगठित या विशिष्ट होता है। इसमें एक ऑब्जेक्ट ये भी आता है कि अनुवांशिक कूट होता है असंगठित होता है, विशिष्ट होता है, क्योंकि एक कूट होता है वो सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, वो किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता, इसलिए ये विशिष्ट होता है एक अमीनो अम्ल, ठीक है। अब अगला जो हैगा कि कुछ अमीनो अम्ल का जो कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, यानी कुछ में जो ऐसा होता है अपवाद स्वरूप जो होते हैं उनका एक से अधिक अमीनो अम्ल द्वारा कूट लेकर होता है। तो इसके कारण इन्हें अपहासित कूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपहासित कूट कहते हैं, मतलब उनका अमीनो अम्लों का जो कूट लेखन है वो
मतलब दो दो अमीनो अम्ल से होता है, कोडोन से होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अपाशित कूट कहते हैं। और प्रकूट जो होता है, प्रकूट दूत आरएनए, यानी कि जो दूत आरएनए होता है, दूत आरएनए यानी कि टीआरएनए, सॉरी एमआरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं कि यह बीच में हुए नहीं रहते। ठीक है, ये आपका हो गया ये। अब हम इसके दो और भी हैं, उनको देखेंगे। क्या चलो ठीक है। अब इसमें जो नंबर वाला है, इसमें क्या कह रहा है कि जो कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं, मतलब सभी जगह मान्य होते हैं। सभी जगह कैसे होते हैं, मान्य होते हैं, यानी वो सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण के लिए हैगा जीवाणुओं में, मनुष्य में यू यू यू, जो यू 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 जो होते हैं वो होते हैं फेनिल एनिलीन को कोड करते हैं। फेनिल एनिलीन ये क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है, इसको क्या करते हैं, कूट करते हैं। ठीक है, का कूट लेकर करते हैं। इस नियम के कुछ अपवाद सूच कणिका प्रकूट का कुछ आदि जंतु यानी प्रोटोजुआओं में मिलते हैं इस प्रकार के। ठीक है, आप उनको कर सकते हैं। अब आ जाता है 4 नंबर का AUG। AUG क्या होता है, दोहरा कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, दोहरा कार्य करते हैं। यह मेथियोनिन, जो मेथियोनिन होता है का, जो मेथियोनिन नामक एक अमीनो अम्ल होता है, उसको ये क्या करते हैं, कूट करते हैं। मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कूट करते हैं। ये कौन, AUG मेथियोनिन को कूट करता है। इसको आप याद रखिए। यह एक प्रारंभक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। एक प्रारंभक जो प्रकूट होता है उसके रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, उसके रूप में ये कार्य करता है, उसके रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, अब आता है यदि एक दूत आरएनए में निम्न न्यूक्लियोटाइड्स जो अनुक्रम है वो तो इसके द्वारा जो कूट लेखन अमीनो अम्ल के अनुक्रमों को जो कल्पना करो, तो वो चेकर बोर्ड में को मतलब सहायता लीजिए। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल क्या होते हैं, बनते हैं, यानी AUG 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 UUU UUC UUC UUU और UUUUUC। इस टाइप के जो कोड होते हैं वो 3-3 के पेयर में बनते चलते हैं। इनको हम आगे देखेंगे। अभी चलो ये देखिए, इस प्रकार से बनते हैं ये कोडॉन। तो इसमें हमको क्या करना है, जब चेकर बोर्ड को इसको हम बनाते हैं तब हमको क्या करना है, ऊपर से लिखते आना है हमको UCAG, यानी इसको इस टाइप से बनाना है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम स्थिति में ऐसा, और मतलब इनके हमने इस जो तालिका है इसमें उसके कोड को और उस अमीनो अम्ल को कोड करने वाले मतलब उसके कोड को और उस कोड द्वारा जो अमीनो अम्ल कोड होता है, उस अमीनो अम्ल को और उस अमीनो अम्ल को कोड करने वाले उस टेम्पलेट रज्जु को भी हमने इसमें लिख दिया है। आप उसको सिर्फ जाकर देखें। जैसे फेनियोनिन, मेथियोनिन, ये सभी हमने इसमें क्या है जो इसको कोड करते हैं। ये वैलिन इन 4 प्रकार के अमीनो अम्ल द्वारा वैलिन कोड होता है, यानी GUU वैलिन को कोड करता है, GUC यानी जिसमें बीच में यानी G शुरुआत में G 2 अमीनो अम्ल उसको कोड के लिए मान होते हैं, पहले G और U जिसमें भी मान लीजिए शुरुआत में है वो करेगा वैलिन को कोड। किसको करेगा, वैलिन नामक अमीनो अम्ल को वो कोड करेगा, जिसमें पहले G हैगा, उसके बाद U हैगा, फिर जो तीसरा उसका जो वर्ड होता है उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है। इसके शुरू वाले जो 2 वर्ड्स होती हैं उनका बहुत इंपोर्टेंट होता है, यानी GU वैलिन को कोड करेगा, GU वैलिन को कोड करेगा। वैसे इसमें वैलिन के लिए मान होता है, बाकी सभी में जो 3 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं वो 3 ही प्रकार के कोड करते हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं किसी और को,
किसी और को देख लेते हैं। हाँ, CGU ये आरजी मीन को कर रहा है, और CGC ये भी आरजी मीन को कर रहा है, और CGA ये भी आरजी मीन कर रहा है। आपको इसको सिर्फ इन वर्डों को याद रखते जाना। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो स्टॉप कोडॉन है वो कौन कौन से हैं। तो स्टॉप कोडॉन है, पहला आएगा UAA ये स्टॉप कोडॉन है, और UAG ये स्टॉप कोडॉन है। UAG ये दोनों स्टॉप कोडॉन है। और एक और है तीसरा, वो ये है कि UGA ये 3 प्रकार के जो होते हैं स्टॉप कोडॉन होते हैं। हम इनको लिख देते हैं। 3 क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन होते हैं। सबसे पहले आता है UAA, एक स्टॉप कोडॉन हो गया। अब आता है UAG ये भी स्टॉप कोडॉन होता है। और एक और होता है UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं। आप इनको याद रखें, ये तीनों कैसे होते हैं? स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन होते हैं, यानी ये प्रतिरोधक कोडॉन होते हैं या फिर समापक कोडॉन होते हैं। आप इनको याद रखें, ठीक है। तो इस चेकर बोर्ड को बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि इसमें ऊपर से लिखते हैं U, सबसे पहले लिखना है U, फिर C, फिर A, फिर G, इन तीनों को लिखें। और फिर यहां से लिखें UCAG। अब इनको 4 अलग अलग कॉलमों में लिखने हैं। फिर क्या करना है, जब इस तरफ लिखना है तो चारों को एक कॉलम के अंदर, यानी एक कॉलम ऐसे हमने ये बनाया तो इस कॉलम में चारों को एक साथ लिखना है, यानी UCAC। अब इनके साथ एक यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, एक यहां से, यानी एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, और एक कोड बना लेंगे। अब यहां से एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक कोड बना लेंगे। इस प्रकार से एक कोड बनाना है। हम इसको अभी देख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले U जैसे UCAG इस प्रकार से होते हैं। तो UCG इस तरफ भी आएंगे, UCAG। अब इसमें एक कोडॉन में ये तीनों लिखाएंगे, यानी यहां पर एक ही कोडॉन बना रहे हैं हम अकेला। इसमें आएगा U आएगा, U आएगा, U आएगा, क्योंकि एक U यहां से, एक U यहां से, एक U यहां भी लिखा था हमने, वो U लेंगे। अब एक U इसका यहां से लेंगे तो इसका क्या आएगा? इसका U लेंगे, इसका U आएगा, इसका C आएगा, और इस वाले का क्या जाएगा? यहाँ पर क्या होता है? C, UCC हो गया। इस टाइप से क्या होते हैं? कोडॉन बनते जाते हैं। आप उन कोडॉनों को देखते रहें और इसको क्लियर करते रहें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अनुवांशिक कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको जरूर देखें। इस प्रकार से अनुवांशिक कोड एक दूसरे को कोड कर सकते हैं। आप उसके बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा अनुवांशिक कोड किसको कोड करता है और किसको वो कोड